अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 का एक चैप्टर है द वाइट माउस सर्कस, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये चैप्टर लिया गया है रोल डाल की बुक से, जिसका नाम है द विचेस। अब रोल डाल का कोई आपको मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ, मतलब पूरी दुनिया के सारे बच्चे जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ सकते हैं वो अच्छी तरह उनसे वाकिफ़ हैं। और आजकल के जदीद दौर के बच्चों के वो बहुत बड़े ऑथर्स में से एक हैं, और इतनी ही बेतहाशा कहानियाँ उन्होंने लिखी हुई हैं और सभी बच्चे उनको जानते हैं, चाहे छोटे बच्चों की कहानियाँ हों या थोड़े से बड़े बच्चों की कहानियाँ हों, टीनेजर्स की कहानियाँ हों, इवन एडल्ट्स के लिए भी उन्होंने कहानियाँ लिखी। तो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री उनकी सबसे मशहूर कहानियों में से एक है, ठीक है ना। तो मज़ीद तफसील में जाने के बजाय हम डायरेक्ट कहानी में जंप इन करते हैं, क्योंकि रोल डाल को किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जनाब। दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्राम रोल डाल्स बुक द विचेस। ये जो टुकड़ा माखूज़ किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, माखूज़ किया गया है, ये रोल डाल की बुक द विचेस से लिया गया है। द स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग बॉय एंड हिज इनकाउंटर विद विचेस। ये कहानी है एक बच्चे की, कम उम्र बच्चे की, कम उम्र लड़के की, जिसका के इनकाउंटर हुआ, उसकी मुलाकात हुई, उसका सामना हुआ विचेस से, उसने विचेस को फेस किया। The boy who lives with his grandmother is due to spend his holidays in Norway. अच्छा, बच्चे के साथ होना ये था कि उसको जाना था, is due to spend his holidays, उसको अपनी छुट्टियाँ बितानी थी नॉर्वे में। But because his grandmother falls ill, क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ बीमार हो गई, they cannot go, वो नहीं जा सकते या नहीं जा सके। Instead he is taken to a seaside hotel इन इंग्लैंड। उसके बजाय उसको ले जाया गया या उसको जाना पड़ा इंग्लैंड की सी साइड के साथ एक होटल है वहाँ। इफ़ यू हैव नॉट रेड द बुक ऑलरेडी, बी श्योर टू रीड इट सोन। अगर आपने ये कहानी अब तक नहीं पढ़ रखी तो फिर कोशिश कीजिए, इस बात को यकीनी बनाइए कि आप इसको जल्द ही पढ़ लें, क्योंकि बहुत मज़े की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो शुरू करते हैं जी। रूम्स वर बुक्ड फॉर अस इन अ प्लेस कॉल्ड द होटल मैग्निफिसेंट in the famous seaside town of Bournemouth. हमारे लिए कमरे बुक कर लिए गए थे। एक होटल था जिसका नाम था होटल मैग्निफिसेंट, जो कि एक बहुत मशहूर समंदर के किनारे पाए जाने वाले होटल था। एक मशहूर होटल था जो कि समंदर के किनारे पाए जाने वाले टाउन, जिसका नाम था बोर्नमाउथ। अच्छा, Bournemouth, my grandmother told me, was full of old people like herself. Bournemouth में उनकी दादी ने बताया कि ऐसे ही, मुझ जैसे ही, like herself, उनके जैसे ही बूढ़े लोगों से भरा होता था। यानी अक्सर बूढ़े लोग ही वहाँ सैर के लिए आते थे। They retired there by the thousands because the air was so bracing and healthy. It kept them, so they believed, alive for a few extra days. अच्छा, क्या हुआ? दे रिटायर्ड देयर बाय थाउजेंड्स, बिकॉज वहाँ पे लोग हज़ारों की तादाद में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारने के लिए आया करते थे। रिटायर का मतलब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारने के लिए वहाँ पे आया करते थे। द एयर वॉज सो ब्रेसिंग एंड हेल्दी, हवा काफ़ी फ्रेश थी और बड़ी सेहतमंद थी। एंड इट केप्ट देम, और वो हवा इनको कैसे रखती थी? सो दे बिलीव्ड, उनका ख्याल था ऐसा कि हवा हमको ऐसा रखती है, कैसा? अलाइव फॉर अ फ्यू एक्स्ट्रा ईयर्स, हमें कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा कुछ सालों के लिए और ज़िंदा रखती थी। मतलब ये वो लोग थे जो समझते थे कि बस हमारा आखिरी अयाम चल रहे हैं, चल चलाव का वक्त है, तो यहाँ की फ़्रेश और तरोताज़ा हवा में हम यहाँ आएंगे तो कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा ईयर्स हमें मिल जाएंगे ज़िंदा रहने के लिए, है ना। तो ये उन लोगों का ख्याल था, लेकिन ऐसा होता था कि नहीं होता था, ये ऑथर ने आपको बता दिया कि ये सिर्फ उनका ख्याल था। डज इट, आई आस्क्ड, अब मैंने अपनी दादी से पूछा, क्या वाकई ये इनको एक्स्ट्रा ईयर्स के लिए ज़िंदा रखती थी? ऐसी हवा है कि वहाँ लोग जाके एक्स्ट्रा साल ज़िंदा रह सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, शी सेड, अरे बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इट्स टामेरॉट, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ बचकाना बातें हैं। बट जस्ट फॉर वंस आई थिंक वी हैव गॉट टू ओबे द डॉक्टर, लेकिन एक कम से कम इस दफ़ा तो मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर की बात माननी ही पड़ेगी, बात माननी ही पड़ेगी। जस्ट फॉर वंस, कम से कम इस बार तो,
कम से कम एक बार तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, कि डॉक्टर की बात मान ली जाए। Soon after that, my grandmother and I took the train to Bournemouth and settled in the hotel into the hotel Magnificent. जल्द ही फिर उसके कुछ देर बाद ही मेरी दादी और मैं, हम दोनों जो हैं, उन्होंने ट्रेन पकड़ी। टुक द ट्रेन, ट्रेन में बैठे, ट्रेन में सवार होकर गए बोर्नमाउथ में, और वहाँ सेटल्ड इनटू यानी कमरे के अंदर जाके सेटल हो गए, यानी अपना सामान वामान जगहों पे रख लिया होटल मैग्निफिसेंट के कमरे में। इट वॉज एन एनॉर्मस वाइट बिल्डिंग, बहुत बड़ी सफ़ेद रंग की बिल्डिंग थी, ऑन द सी फ्रंट, जो कि साहिल के इसका सामना साहिल की तरफ था। एंड इट लुक्ड लाइक अ प्रिटी बोरिंग प्लेस टू स्पेंड अ समर हॉलीडे इन। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ही बोरिंग जगह लग रही थी कि वहाँ अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारी जाएँ। आई हैड माई ओन सेपरेट बेडरूम, बट देयर वॉज अ डोर कनेक्टिंग माई रूम विद माई ग्रैंड मदर्स रूम। मेरा अपना अलहदा कमरा था, लेकिन हम, मेरे और मेरी दादी के कमरे के बीच में एक दरवाज़ा था जो उसको कनेक्ट करता था, उन दोनों कमरों को मिलाता था आपस में। Just before we left for Bournemouth, my grandmother had given me, as a consolation, a present of 2 white mice in a little cage. वहाँ जाने से जस्ट पहले, वहाँ जाने से कुछ पहले कि हम वहाँ बोर्नमाउथ के लिए निकलते, मेरी दादी ने मुझे एक प्रेजेंट दिया था, एज अ कंसोलेशन, यूँ कह लें कि बदले के तौर पे। जो चूँकि मुझे तो जाना था नॉर्वे, वहाँ पर जाके छुट्टियाँ खर्च बितानी थी, वहाँ पे बड़े मज़े आने थे, और चूँकि दादी की वजह से मैं नहीं जा पा रहा, तो उसके बदले में, एज अ कंसोलेशन, उसके बदले में एक प्रेजेंट दिया था, मुझे गिफ्ट दिया था। वो गिफ्ट क्या था? 2 वाइट माइस, 2 सफ़ेद चूहे थे, इन अ लिटिल केज, एक छोटे से पिंजरे में। एंड आई टुक देम विद मी, और मैं उनको साथ ही यहाँ होटल तक ले आया था। दे वर टेरिफिक फ़न, वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा था उनके साथ, बहुत मज़ा आता था मुझे। आई कॉल देम विलियम एंड मैरी, मैंने उनका नाम विलियम और मैरी रख दिया था। एंड इन द होटल आई सेट आउट राइट अवे टीचिंग देम टू डू ट्रिक्स, और होटल पहुंचते ही राइट अवे, फ़ौरन ही मैंने ये काम शुरू कर दिया। क्या? आई सेट आउट, मैंने काम शुरू कर दिया, मैं इस काम में लग गया। क्या काम? टीचिंग देम टू डू ट्रिक्स, कि मैं उनको मुख्तलिफ ट्रिक्स सिखाऊं। अब पालतू चूहे होते हैं, उनसे मुख्तलिफ ट्रिक्स करवाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, वो व्हील पे चलना शुरू कर दें, या वो किसी पतली सी रस्सी पे चल के किसी एक जगह से दूसरी जगह जाएं। इस तरह की ट्रिक्स मैं उनको करवाने लगा। द फर्स्ट ट्रिक आई टॉट देम वाज टू क्रीप अप। पहली ट्रिक जो मैंने उनको सिखाई वो ये थी कि वो चढ़ें। कहाँ चढ़ें? अभी आगे पेज पे देखते हैं। द स्लीव ऑफ माई जैकेट, कि वो मेरी जैकेट की स्लीव को अंदर से चढ़ के आएँ और कम आउट बाय माई नेक, और मेरी गर्दन के पास से बाहर निकलें। मेरे हाथ में ऐसे चढ़ें कि मेरे हाथ पे सवार हों, और मेरे हाथ पे सवार होकर मेरी आस्तीन में घुसें, और मेरी आस्तीन में से घुस के मेरी आस्तीन में से होते हुए, मेरी जैकेट में से होते हुए, और अंदर ही अंदर से फिर निकले मेरे कॉलर के पास से, मेरी गर्दन के पास से। ठीक है, ये ट्रिक मैंने इनको सिखाई। मैं इनको हाथ में से गायब करूँगा और गर्दन पे से निकाल दूंगा। देन आई टॉट देम टू क्लाइंब अप द बैक ऑफ माई नेक ऑन टू द टॉप ऑफ माई हेड। फिर मैंने उनको सिखाया कि मेरी गुद्दी पे से चढ़ के, बैक ऑफ द नेक, गुद्दी पे से चढ़ के, और मेरे सर के ऊपर कैसे सवार होना है। आई डिड दिस बाई पुटिंग क्रम्स इन माई हेयर, और मैंने इनको ऐसे सिखाया कि मैंने अपने बालों में जो है वो कुछ क्रम्स, कुछ भोरे डाल दिए थे ब्रेड के या किसी ऐसी चीज़ के जो चूहे शौक से खाते थे। On the very first morning, the chambermaid was making my bed when one of my mice poked its head out from under the sheets. पहली ही सुबह क्या हुआ कि चेंबरमेड जो कि आके सफाई करती हैं होटलों की, कमरों की, जब लोग सो के उठ जाते हैं, या अक्सर लोग जब सुबह सो के उठते हैं और उठ के कभी नाश्ता वाश्ता करने नीचे आते हैं, तो उसके पीछे, उनके पीछे पीछे फिर सफाइयाँ हो जाती हैं कमरों की। तो सफाई करने वाली खातून जो हैं वो चेंबरमेड कहलाती हैं। तो वो जब मेरा बेड बना रही थी, यानी बिस्तर की चादर वादर सही कर रही थी, when one of my mice poked its head, पोक इट्स हेड मतलब उसके सर ने झांका, यानी उसने झांका फ्रॉम अंडर द शीट्स, बिस्तर की चादरों के बीच में से, बिस्तर की चादरों के नीचे से उसने सर निकाल के झांका। तो क्या हुआ? द मेड लेट आउट अ श्रीक दैट ब्रॉट अ डजन पीपल रनिंग टू सी व्हाट हु वाज बीइंग मर्डर्ड। तो मेड ने जो है वो, उस मासी ने या उस औरत ने, जो सफाई वाली औरत थी, उसने एक चीख मारी, ज़ोर की चीख मारी, जिसने कि तकरीबन
एक दर्जन लोग जो हैं दौड़ते हुए आ गए ये देखने के लिए कि किसका कत्ल हो रहा है भाई। आई वॉज रिपोर्टेड टू द मैनेजर, और मेरी खबर कर दी गई मैनेजर तक। देयर फॉलोड एन अनप्लेजेंट सीन इन द मैनेजर्स ऑफिस। और उसके बाद फिर क्या हुआ, देयर फॉलोड उसके बाद हुआ एन अनप्लेजेंट सीन, एक नाखुशगवार वाक़या, एक नाखुशगवार सीन, एक नाखुशगवार होनी जो नहीं होनी चाहिए थी उसके ख्याल से। इन द मैनेजर्स ऑफिस विद द मैनेजर, मैनेजर के साथ हुई, मैनेजर के ऑफिस में एक नाखुशगवार स्पेल हुआ, एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, यानी डांट पिटी। माई ग्रैंड मदर एंड मी, और हम दोनों, मेरी ग्रैंड माँ भी थी और मैं भी था, हम दोनों को बुलाया गया। द मैनेजर हुज नेम वॉज मिस्टर स्ट्रिंगर वॉज अ ब्रिस्टली मैन इन अ ब्लैक टेल कोट। मैनेजर जो था उनका नाम था मिस्टर स्ट्रिंगर। वो एक सख्त मिजाज और ज़रा उसूलों के पाबंद टाइप के आदमी थे। ठीक है, करख्त से लोग होते हैं जो बस अपनी एक ही तरह से चलना चाहते हैं। और वो एक ब्लैक टेल कोट पहनते थे। अच्छा, टेल कोट वो होता है जो कि जिसके के पीछे बैक थोड़ी सी लंबी होती है। नॉर्मल कोट्स को चारों तरफ से एक जैसे होते हैं ना साइज़ में, और टेल कोट की थोड़ी सी बैक बाकी साइडों के मुकाबले में थोड़ी लंबी होती है। आई कैन नॉट परमिट माइस इन माई होटल मैडम, मैं अपने होटल में जो है ना वो चूहों की इजाज़त नहीं दे सकता। He said to my grandmother, उसने मेरी दादी से कहा, How dare you say that when your rotten hotel is full of rats anyway? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम ये कहो, जबकि तुम्हारा सड़ा हुआ होटल, रॉटन होटल, पहले ही भरा हुआ है चूहों से। वैसे ही, एनीवे वैसे ही तुम्हारा होटल जो है वो चूहों से भरा हुआ है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है कि तुम मेरे चूहों को इस तरह से कह रही हो। माई ग्रैंड मदर क्राइड, मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाई। रैट्स क्राइड मिस्टर स्ट्रिंगर, क्या मतलब चूहे? गोइंग मॉव इन द फेस, और जनाब वो गुस्से से तकरीबन पर्पल से हो गए। मॉव मतलब तकरीबन पर्पल, उनका चेहरा जो है तकरीबन अंगारा हो गया बिल्कुल ये बात सुन के। देयर आर नो रैट्स इन दिस होटल, इस होटल में तो कोई रैट्स नहीं है, कोई चूहे नहीं होते। आई सॉ वन दिस वेरी मॉर्निंग, मैंने इसी सुबह मैंने देखा एक। माई ग्रैंड मदर सैड, एंड इट वॉज रनिंग डाउन द कॉरिडोर इनटू द किचन, और वो ये कॉरिडोर ही जो हमारी है इसमें से होता हुआ किचन की तरफ जा रहा था। तो दैट्स नॉट ट्रू क्राइड मिस्टर स्ट्रिंगर, ये तो सच हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल झूठ है। यू हैड बेटर गेट द रैट कैचर इन एट वंस, तुमको तो अभी फ़ौरन चाहिए कि तुम रैट कैचर को फ़ौरन बुलाओ। माई ग्रैंड मदर सेड, बिफोर आई रिपोर्ट यू टू द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़, इससे पहले कि मैं पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ में तुम्हारे बारे में ख़बर कर दूँ। अब पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को अगर ख़बर हो जाए किसी होटल के बारे में, ख़ास तौर पे किसी डेवलप्ड कंट्री में, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो होटल ही पूरा बंद कर दिया जाए और बड़ी सख्त उनको सज़ा दी जाए वहाँ के लोगों को कि यहाँ चूहे होते हैं। तो ग्रैंड मदर ने कुछ इस तरह की धमकी दी कि अब देखते हैं उससे क्या होता है। आई एक्सपेक्ट देयर आर रैट्स स्कटलिंग ऑल ओवर द किचन फ्लोर एंड स्टीलिंग द फूड ऑफ द शेल्व्स एंड जंपिंग इन एंड आउट ऑफ द सूप। अब ग्रैंड मदर ने थोड़ी सी ना हीट बढ़ा दी बात। तो मेरा तो अंदाज़ा है, मेरा तो ख्याल है कि तुम्हारे चूहे जो है ना जगह जगह फुदकते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, किचन के फ्लोर्स पे भी। स्टीलिंग द फूड ऑफ द शेल्व्स, वो तो तुम्हारे किचन के शेल्व्स हैं उनके अंदर से खाना चुरा चुरा के भाग रहे होंगे। एंड जंपिंग इन एंड आउट ऑफ द सूप, और वो तो सूप में जो है ना छलांगे निकाल मार रहे होंगे, कभी अंदर और कभी बाहर। नेवर क्राइड मिस्टर स्ट्रिंगर, ऐसा हो ही नहीं सकता। नो वंडर माई ब्रेकफास्ट टोस्ट वॉज ऑल निबल्ड अराउंड द एजेस दिस मॉर्निंग, तभी तो मैं कहूँ, नो वंडर, बिल्कुल इसमें तो अब कोई हैरत ही नहीं रही मुझे। तभी तो मैं कहूँ कि मेरे जो नाश्ते में टोस्ट आया था वो चबाया हुआ था किसी ने चारों तरफ से, जो उसके एजेस, जो उसके किनारे हैं उनके किनारों की तरफ से इस सुबह जो आया था नाश्ते में मेरे पास टोस्ट, जो स्लाइस, वो चारों तरफ से चबा हुआ था, किसी ने चबाया हुआ था। माई ग्रैंड मदर वेंट ऑन रिलेंटलेसली, वो बगैर थके ना बोलती चली जा रही थी। नो वंडर इट हैड अ नास्टी रैटी टेस्ट, और बिल्कुल मुझे बिल्कुल अब कोई शक नहीं हो रहा कि इसमें ऐसा ही था कि उसका बड़ा ही गंदा सा जो है ना वो कुछ चूहों जैसा टेस्ट आ रहा था। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल द हेल्थ पीपल विल बी ऑर्डरिंग द एंटायर होटल टू बी क्लोज बिफोर एवरीवन गेट्स टाइफाइड फीवर, और अगर तुमने एहतियात नहीं की तो जो हेल्थ की डिपार्टमेंट से लोग आएंगे वो तुम्हारे पूरे होटल को बंद करवा देंगे इससे पहले कि लोगों को टाइफाइड फीवर हो जाए। यू आर नॉट बीइंग सीरियस मैडम, अब ये थोड़ा सा इनके अंदर ना कुछ डर पैदा हुआ कि तो लगता है कुछ वाकई कुछ सीरियस बात हो गई। तुम आप सीरियस तो नहीं है मैडम, मिस्टर स्ट्रिंगर सेड। आई वॉज नेवर मोर सीरियस इन माई लाइफ, मैं इससे ज़्यादा सीरियस कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं हुई, यानी कि बहुत सीरियस हूँ मैं। माई ग्रैंड मदर सेड,
Are you or are you not going to allow my grandson to keep his white mice in this room? आप मेरे बच्चे को, जो पोता है, इसको इजाज़त देने वाले हैं या नहीं देने वाले कि वो अपने चूहे इस कमरे में रखे? द मैनेजर न्यू व्हेन ही वाज बीटन। मैनेजर को अंदाज़ा था कि वो शिकस्त खा चुका है, वो हार हार चुका है दादी अम्मा के सामने। मैं आई सजेस्ट कंप्रोमाइज़ मैडम। अब थोड़ी टोन बदल गई उसकी। चले मैं एक ऐसा हल बताता हूँ कि आपकी भी बात रह जाए और मेरी बात भी रह जाए। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़, जहाँ हम कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करें जहाँ दोनों की बात रह जाए, दोनों ही ना हारें। I will permit him to keep them in his room as long as they are never allowed out of the cage. How's that? ये कैसा रहेगा? How's that? कि मैं उनको इजाज़त दे दूँगा, परमिट हिम, मैं इसको इजाज़त देता हूँ, to keep them in his room, कि वो अपने कमरे में रख लें इनको, as long as they are never allowed, यहाँ तक कि उस वक्त तक कमरे में रखने की इजाज़त मिल जाएगी कि वो बाहर जाने की इनको इजाज़त नहीं होगी। इस केज में से, इस पिंजरे में से बाहर निकलने की इन चूहों को इजाज़त नहीं होगी। क्या ख्याल है? हाउ इज़ दैट? दैट विल सूट अस वेरी वेल। मुझे तो ये बहुत मुनासिब बात लग रही है। इट विल सूट अस वेरी वेल, क्या मतलब कि हमें ये बात बहुत अच्छी रहेगी। तो मुझे ये बात बहुत मुनासिब लग रही है, ये बेहतर तर्जुमा है इसका। माई ग्रैंड मदर सैड, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा। एंड शी स्टूड अप एंड मार्च्ड आउट ऑफ द रूम विद मी बिहाइंड हर। और फिर वो खड़ी हुई और वो तेज़ तेज़ चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई और मैं उनके पीछे पीछे था। देयर इज़ नो वे यू कैन ट्रेन माइस इनसाइड अ केज। और आपको पता है कि चूहों को ट्रेन करने के लिए पिंजरे के अंदर बिठा के ट्रेन करना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ऐसा किया जा सके। येट आई डेयर्ड नॉट लेट देम आउट। लेकिन मेरी हिम्मत ना पड़ी कि मैं उनको बाहर निकालूं। बिकॉज द चेम्बर मेड वॉज स्पाइंग ऑन मी ऑल द टाइम। क्योंकि वो जो मासी थी ना, वो मुस्तकिल मेरे मेरे ऊपर मेरी जासूसी कर रही थी और देखती रहती थी कि मैंने कहीं चूहे बाहर तो नहीं निकाले। शी हैड अ की टू माई डोर। उसके पास मेरे दरवाजे की चाबी भी थी। एंड बस्टिंग शी केप्ट बर्स्टिंग इन एट ऑल आवर्स। वो किसी भी घंटों में ना, सुबह से लेकर रात तक में, किसी भी वक्त जो है ना, अचानक से मेरे कमरे में घुस आती थी। ट्राइंग टू कैच मी विद द माइस आउट ऑफ द केज। और चाह रही थी कि वो मुझे पकड़ ले इस तरह से कि चूहे पिंजरे से बाहर हों। आई डिसाइडेड टू सीक अ सेफर प्लेस वेयर आई कुड कैरी ऑन विद द ट्रेनिंग। मैंने फैसला किया कि मैं किसी महफूज जगह पे जाऊँ जहाँ मैं ये ट्रेनिंग जारी रख सकूँ। देयर मस्ट श्योरली बी एन एम्प्टी रूम इन दिस इनॉर्मस होटल। इतने बड़े होटल में यकीनन कोई ना कोई खाली कमरा तो होगा, एम्प्टी रूम। आई पुट वन माउस इन टू ईच ट्राउज़र पॉकेट एंड वैंडर्ड डाउन स्टेयर्स इन सर्च ऑफ अ सीक्रेट स्पॉट। मैंने एक एक चूहा जो है वो अपनी ट्राउज़र की पॉकेट में रखा। एक पॉकेट में एक चूहा, दूसरी पॉकेट में दूसरा चूहा। ये ईच है ना, इससे पता चल रहा है कि हर एक पॉकेट में एक चूहा रखा। एंड वेंडर्ड ऑफ, और फिर तलाश में निकल खड़ा हुआ सीढ़ियों से नीचे किसी सीक्रेट जगह की। द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द होटल वॉज अ मेज ऑफ पब्लिक रूम्स। जो ग्राउंड फ्लोर था, जो सबसे नीचे वाला फ्लोर था, वो एक मेज़ था, एक भूल भुलैया था पब्लिक रूम्स का। ऐसे कमरे जहाँ पे कि लोग आराम से आ जा सकते हैं। पब्लिक रूम वो होते हैं जो प्राइवेट ना हो, मतलब जैसे खाने का कमरा, खेलने का कमरा, कोई जो है वो डांस का कमरा, म्यूज़िक का कमरा, वगैरह वगैरह। ऑल ऑफ देम नेम्ड इन गोल्ड लेटर्स ऑन द डोर्स। और सभी के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर गोल्ड कलर के लेटर्स से नाम लिखे हुए थे उन कमरों के। आई वेंडर्ड थ्रू द लाउंज एंड द कार्ड रूम एंड द रीडिंग रूम एंड द ड्राइंग रूम। तो मैं इन तमाम कमरों के सामने से और उनके अंदर से होते हुए गुजरा। नन ऑफ देम वॉज एम्प्टी। कोई भी खाली नहीं था। आई वेंट डाउन अ लॉन्ग वाइड कॉरिडोर। और एक लंबी सी कॉरिडोर के एंड तक गया मैं। वेंट डाउन का मतलब उसके आखिर तक गया। एंड एट द एंड ऑफ इट आई केम टू द बॉल रूम। उसके बिल्कुल आखिर में मैं आया बॉल रूम का। अच्छा, बॉल रूम क्या होता है? अंग्रेज़ों के यहाँ एक रिवाज है कि जी, कोई बहुत बड़ी दावत होती है तो बड़े बड़े जो किंग्स एंड क्वींस होते हैं, वो बड़ी बड़ी दावतों के आखिर में जो है सब मिलकर एक डांस करते हैं म्यूज़िक के ऊपर। तो वो सबका मिल के जो डांस होता है, उसके लिए एक बड़ा सा फ्लोर चाहिए होता है, ज़्यादा जगह चाहिए होती है, ताकि लोग, बहुत सारे लोग एक साथ एक ही वक्त में डांस कर सकें। तो उस कमरे को बॉल रूम कहते हैं। देयर वर डबल डोर्स लीडिंग इनटू इट। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो दरवाजे थे वो डबल डोर्स थे। यानी आमतौर पे एक दरवाज़ा होता है ना जो एक हैंडल के साथ खुलता है। डबल डोर्स का मतलब एक साथ दो किवाड़ हों किसी दरवाजे के। तो आमतौर पे जब जगह ज़्यादा होती है ना, दरवाजे में गुंजाइश ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोगों को गुजारना होता है, चौड़ा दरवाज़ा होता है, तो उसमें डबल डोर्स होते हैं। देयर वर डबल डोर्स लीडिंग इनटू इट। जो रास्ता अंदर को जा रहा था वो डबल डोर से खुलता था। एंड इन फ्रंट ऑफ द डोर्स देयर वाज अ लार्ज नोटिस बोर्ड ऑन अ स्टैंड।
और उन डबल डोर्स के सामने एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड था जो स्टैंड पे खड़ा हुआ था, और उस पे क्या लिखा हुआ था? द नोटिस ऑन द बोर्ड सैड, ये देखें, ये बना हुआ भी है नोटिस बोर्ड। क्या कह रहा था? ये देखिए यहाँ से, RSPCC meeting strictly private. This room is reserved for the annual meeting of the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Children. ये रॉयल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन, ये शॉर्ट फॉर्म है, इनकी मीटिंग जारी है। यानी ऐसे लोग हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली प्राइवेट है मीटिंग, बिल्कुल किसी गैर मुतल्लिक़ा शख्स को आने की इजाज़त नहीं है, और ये रूम रिज़र्व किया हुआ है, इसको बुक किया हुआ है किसी ने, किसने किया हुआ है? RSPCC वालों ने बुक किया हुआ है, ताकि वो अपनी सालाना मीटिंग रख सकें। और ये सोसाइटी क्या काम करती है? एक सोसाइटी है जो कि रोकती है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी, के जुल्म किया जाए बच्चों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जुल्म होने से रोकने वाली सोसाइटी है, उसकी मीटिंग होने वाली। अच्छा, अब ये बड़ा अच्छा लगा इसको, क्या हाँ कोई ऐसी सोसाइटी भी है जो बच्चों पर जुल्म नहीं होने देना चाहती। तो अगर मैं वहाँ जाके कुछ अपनी मर्ज़ी चलाऊँगा तो यकीनन मुझ पे कोई जुल्म तो नहीं करेगा। तो ज़रा बेखौफ सा हो गया वो ये सुन के। द डबल डोर्स इनटू द रूम वर ओपन, आई पीप्ड इन, मैंने अंदर झाँका, वो डबल डोर्स खुले हुए थे, लॉक नहीं थे। इट वाज़ अ कोलोसल रूम, कोलोसल कहते हैं बहुत ही बड़ा कमरा था। जैसे मैंने बताया ना, बॉल रूम्स बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, बॉल रूम्स बाज़ औक़ात बीच में से खाली भी रखे जाते हैं कि डांस किया जा सके, बाज़ औक़ात बॉल रूम्स के बीच में टेबल्स और चेयर्स भी लगा दी जाती हैं, अगर मीटिंग्स होना ही मकसद होता है वहाँ पे। देयर वर रोज़ एंड रोज़ ऑफ चेयर्स, लाइन से कुर्सियाँ लगी हुई थी, ऑल फेसिंग द प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है कि स्टेज बनाया हुआ था एक, उस स्टेज के सामने बहुत सारी कुर्सियाँ लगाई हुई थी। प्लेटफॉर्म जो है वो स्टेज को कह रहा है। द चेयर्स वर पेंटेड गोल्ड, और कुर्सियाँ जो थी वो सुनहरे रंग की थी। एंड दे हैड लिटिल रेड कुशंस ऑन द सीट्स, और उनकी कुर्सियों पे लाल रंग के कुशन से, खूबसूरत से। बट देयर वाज नॉट अ सोल इन साइट, लेकिन कोई एक शख्स भी हमें दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा था। सोल वैसे तो रूह को कहते हैं, लेकिन ये मुहावरतन कहा जाता है सोल इन साइड, देयर वाज नॉट अ सोल इन साइड, कोई एक बंदा भी नज़र ना आ रहा था। उर्दू में कहते हैं ना, ना बंदा था ना बंदे की ज़ात थी। I slided into the room. अच्छा, कुछ गलती हुई है यहाँ पे प्रिंटिंग में शायद। The meeting of the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Children must have taken place earlier in the day. वो समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल से शायद दिन में पहले ही इनकी मीटिंग होके ख़त्म हो चुकी है। एंड नाउ दे हैड ऑल गॉन होम, और वो सब जा चुके हैं घर। And even if they did suddenly come pouring in, और अगर ऐसा नहीं था, और हो सकता है कि मीटिंग अभी थोड़ी देर में होने वाली हो, और अचानक से सडनली कम पोरिंग इन, सब अचानक से दाखिल हो जाएं कमरे में। वैसे पोर तो पानी को या किसी लिक्विड को करते हैं, लेकिन किसी दरवाजे से एकदम से बहुत सारे लोग घुस आएं तो उसको भी पोरिंग इन कहते हैं, अचानक से दाखिल हो जाना। There would be wonderful kind people who would look with favor upon a young mouse trainer going about his business. तो वो तो यकीनन बहुत अच्छे लोग होंगे, क्योंकि बात हुई ना पीछे कि वो तो बच्चों की क्रूरल्टी के ख़िलाफ़ कोई सोसाइटी बनी हुई थी। तो वो तो बहुत ही मेहरबान किस्म के लोग होंगे, बहुत अच्छे मेहरबान लोग होंगे, जो कि बहुत अच्छी नज़र से देखेंगे एक ऐसे नौजवान माउस ट्रेनर को, जो कि सिर्फ अपने काम में ही तो मसरूफ़ था, कुछ शरारत थोड़ी कर रहा था। माउस ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो उस काम में मसरूफ़ था, तो उसको तो बड़ी अच्छी नज़र से देखेंगे वो लोग, उस पर क्यों नाराज़ होने लगे, ये मैंने सोचा, वो लड़का कह रहा है। At the back of the room there was a large folding screen with Chinese dragons painted on it. Folding screen क्या होती है? बाज़ औक़ात आप एक ऐसी लकड़ी की स्क्रीन होती है जो कि कहीं ऐसी जगह खड़ी कर दी जाती है कि जिसके पार आप चाहते हैं कि लोग ना देखें, पर्दा करने के लिए ना। तो बाकायदा पर्दा नहीं होता, कमरे के बीच में भी कहीं आप रखना चाहें तो रख सकते हैं कि उसके पार कोई ना देख सके। तो वो आमतौर पे 8-10 फुट की होती है, ताकि कि कोई ऐसी जगह जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप कहीं लंच का इंतज़ाम कर रहे हैं, बाकी सब लोग अपनी टेबल से बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं, और एक साइड में बहुत 2-4 टेबल्स हैं जिन पे कि लंच का इंतज़ाम हो रहा है। तो वो नहीं चाहते कि उन टेबल्स पे नज़र पड़े, तो उसके सामने एक स्क्रीन रख दी जाएगी। या कोई दरवाज़ा है जिसमें बार-बार नौकर अंदर बाहर हो रहे हैं, वो दरवाज़ा लोग ना देखें, उनकी नज़र बार-बार ना पड़े उन पे, तो उस दरवाज़े के सामने कोई स्क्रीन रख दी जाती है। बहरहाल ये स्क्रीन का मकसद आमतौर पे ये होता है। तो फ़ोल्डिंग क्या होती है कि उसके पहल होते हैं, उसको फ़ोल्ड कर दें तो वो सिर्फ़ एक पहल रह जाता है, कोई 2-3 फुट का, उसको खोलते चले जाएँ तो कोई 8-10 फुट लंबी भी हो सकती है वो। एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के बिल्कुल पिछले हिस्से में, देयर वाज़ अ लार्ज फोल्डिंग स्क्रीन विद चाइनीज़ ड्रैगन्स पेंटेड ऑन इट। उसके ऊपर चाइनीज़ ड्रैगन्स पेंट हुए हुए थे। आई डिसाइडेड टू गो बिहाइंड
दिस स्क्रीन एंड डू माई ट्रेनिंग देयर। अब चूँकि स्क्रीन के पीछे जाके मैं छुप जाऊँगा तो मैंने फैसला किया कि मैं इस स्क्रीन के पीछे जाऊँगा और अपनी ट्रेनिंग वहाँ करूँगा। आई वॉजेंट अ बिट फ्राइटेंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू चिल्ड्रन पीपल। मैं बिल्कुल ज़रा सा भी खौफज़दा नहीं था इन लोगों से, क्योंकि ये कौन लोग थे? बचाव के लिए जुल्म और सितम जो बच्चों पे होता है, तो ऐसी सोसाइटी वालों से मैं क्यों खौफज़दा हूँ? बट देयर वाज ऑलवेज अ चांस दैट मिस्टर स्ट्रिंगर माइट पॉप हिज हेड अराउंड द डोर। तो मैं स्क्रीन के पीछे इसलिए नहीं गया कि मैं इन लोगों से खौफज़दा था, बल्कि मैं सोच रहा था कि इस बात का हर वक्त मौका रह सकता था, ऐसा हर वक्त हो सकता है, पॉसिबल था कि मिस्टर स्ट्रिंगर जो हैं वो झांक के देख लें। पॉप हिज हेड राउंड द डोर मतलब वो दरवाज़ा खोल के अंदर झांक के देख लें। आई टिप टूड टू द बैक ऑफ द रूम। मैं बिल्कुल हल्के हल्के पंजों के बल, टिप टोड का मतलब पंजों के बल चल के गया कमरे के पीछे वाले हिस्से तक, एंड सेटल माइड सेल्फ, और आराम से बैठ गया ऑन द कारपेट बिहाइंड द बिग स्क्रीन, उस बड़ी सी स्क्रीन के पीछे जो कारपेट था उस पर जाके। वट अ स्प्लेंडेड प्लेस दिस वॉज। कितना ही ज़बरदस्त शानदार जगह थी ये मेरे काम के लिए। आइडियल फॉर माउस ट्रेनिंग के लिए तो बड़ी ही आइडियल थी। आई टुक विलियम एंड मैरी आउट ऑफ माई ट्राउज़र पॉकेट्स। मैंने विलियम और मैरी को ट्राउज़र पॉकेट्स में से बाहर निकाला एंड सेट बिसाइड मी, और उनको रख दिया अपने बराबर में ऑन द कारपेट पर। क्वाइट एंड वेल बिहेव्ड, वो बड़े खामोशी से बैठे और बड़े तमीज़दार अंदाज से बैठ गए। चलिए फिर क्या हुआ? द ट्रिक आई वॉज गोइंग टू टीच देम टुडे वॉज टाइट रोप वॉकिंग। टाइट रोप क्या होती है? एक रस्सी जो 2 पॉइंट्स पे बंधी हुई हो और खींच के बांधी गई हो, जो ज़मीन से उठी हुई हो, उस पे पैदल चलना। तो वैसे बहुत से लोग करते हैं कि बहुत ऊंची जगह पे वो रस्सी बांधते हैं और उस पर से चल के दिखाते हैं, और नीचे अगर गिर जाए तो बड़ा ख़तरा होता है। तो बाहर लेकिन चूहों को जो है वो उस पतली सी रस्सी पे से गुजारना, चल के जाने का तरीका सिखाना था मैंने। तो द ट्रिक आई वॉज गोइंग टू टीच देम टुडे, जो ट्रिक मैं आज इनको सिखाना चाह रहा था वो थी टाइट रोप वॉकिंग, टाइट रोप पे चलना। इट वॉज नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट टू ट्रेन एन इंटेलिजेंट माउस टू बी एन एक्सपर्ट टाइट रोप वॉकर। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता नॉर्मली कि किसी समझदार चूहे को एक्सपर्ट टाइट रोप वॉकर बना दिया जाए, क्योंकि चूहे वैसे ही 4 पाँव पे चलते हैं और वो इस तरह की पतली पतली जगहों से गुजरने के वैसे भी आदी होते हैं, तो उनको पहले ही आता है कि इन मुश्किल जगहों से कैसे गुजरा जाता है। प्रोवाइडेड, लेकिन शर्त यह है कि यू नो एग्जैक्टली हाउ टू गो अबाउट इट, कि आपको ये आता हो कि चूहों को ऐसा ट्रेन किया कैसे जाता है। फर्स्ट यू मस्ट हैव अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, आई हैड दैट। सबसे पहले तो आपके पास एक रस्सी या धागे का टुकड़ा होना चाहिए, जो मेरे पास था। देन यू मस्ट हैव सम गुड केक, फिर आपके पास अच्छा सा केक भी होना चाहिए। अ फाइन करंट केक इज़ द फेवरेट फूड ऑफ वाइट माइस। एक अच्छा सा जो है ना जैम वाला केक, वो बहुत पसंदीदा डिश होती है चूहों की, सफ़ेद चूहों की। आई हैड ब्रॉट विद मी अ रॉक केक विच आई हैड पॉकेटेड द डे बिफोर। मैं अपने साथ एक रॉक केक लेके आया था। एक केक की किस्म होती है जो कि मैंने एक दिन पहले ही अपनी जेब में भर लिया था। यू स्ट्रेच द स्ट्रिंग टाइट बिटवीन योर 2 हैंड्स। आप अपने 2 हाथों के दरमियान जो रस्सी या धागा है उसको टाइट करके खींचे पकड़ते हैं। बट यू स्टार्ट बाय कीपिंग इट वेरी शॉर्ट, लेकिन उसका फासला बहुत कम रखते हैं। आप शुरुआत करते हैं ऐसे कि उसका फासला आपस में कम रखें, ताकि चूहे को थोड़ा सा ये हिस्सा दौड़ के जाना पड़े। ओनली अबाउट 3 इंचेस, सिर्फ 3 इंचेस। 3 इंचेस बहुत थोड़ा सा होता है, समझ लें आपकी एक उंगली के बराबर, एक उंगली की लंबाई जितनी है। ओके। यू पुट द माउस ऑन योर राइट हैंड एंड अ लिटिल पीस ऑफ केक ऑन योर लेफ्ट हैंड। अपने चूहे को आपने सीधे हाथ पे बिठाया और जो केक था आपने उल्टे हाथ में पकड़ा। द माउस इज देयर फॉर ओनली 3 इंचेस अवे फ्रॉम द केक। चूहा सिर्फ 3 इंच दूर है केक से। तो फिर क्या होता है? ही कैन सी इट एंड कैन स्मेल इट। वो देख भी सकता है, वो सूंघ भी सकता है। हिज विस्कर्स, उसकी जो मूछें हैं, ट्विच विद एक्साइटमेंट, वो हिल रही होती हैं एक्साइटमेंट से कि भाई अभी मुझे कोई ज़बरदस्त चीज़ मिलने वाली है। ही कैन ऑलमोस्ट रीच द केक बाय लीनिंग फॉरवर्ड। तकरीबन अगर वो सिर्फ आगे झुक भी जाए ना तो भी केक तक पहुंच जाएगा। लीनिंग फॉरवर्ड, आगे झुकना। बट नॉट क्वाइट, लेकिन इतनी जगह है कि सिर्फ झुकने से काम नहीं चलेगा। तकरीबन पहुंच जाएगा, पूरा नहीं पहुंचेगा। बट नॉट क्वाइट मतलब पूरा नहीं पहुंच सकेगा। ही ओनली हैज़ टू टेक 2 स्टेप्स अलॉन्ग द स्ट्रिंग। उसको सिर्फ 2 कदम लेने पड़ेंगे स्ट्रिंग पे, टू रीच हिज टेस्टी मॉर्सल, कि वो उस अपनी ज़बरदस्त जो जायकेदार उसका जो इनाम है उस तक पहुँच सके। ही वेंचर्स फॉरवर्ड, तो वो कोशिश करता है कि इस नए किस्म के काम में आगे बढ़ सके। वन पॉ ऑन द स्ट्रिंग, एक पंजा अपना स्ट्रिंग पे रखता है, देन अदर, और फिर दूसरा रखता है। इफ़ द माउस हैज़ अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस, अगर माउस को बैलेंस करने का अच्छा सेंस है, अच्छी समझ है, जो कि आमतौर पर चूहों को होती है, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव, जो कि अक्सर को होती है,
ही विल गेट अक्रॉस ईजीली, वो तो वो दूसरी तरफ बड़े आराम से पहुंच जाएगा। आई स्टार्टेड विद विलियम, मैंने विलियम से शुरू किया। ही वॉक द स्ट्रिंग विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन, एक लम्हे भी झिझके बगैर, एक लम्हे की झिझक के बगैर वो आराम से स्ट्रिंग को पार कर गया। आई लेट हिम हैव अ क्विक निबल एट द केक जस्ट टू वेट हिज एपिटाइट, मैंने उसको छोटा सा बाइट लेने दिया, छोटा सा चबाने दिया उस केक को, पूरा नहीं दिया उसको, जस्ट टू वेट हिज एपिटाइट, कि उसकी भूख और बढ़ जाए। ठीक है, जिसको कहते हैं ना हमारी भूख चमक गई, उसकी भूख चमक जाए। देन आई पुट हिम बैक ऑन माई राइट हैंड, फिर मैंने उसको दोबारा अपने सीधे हाथ पे रख लिया। ये देखें इन्होंने करके दिखाया है, लेकिन ये देखें फासला थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। तो शुरू में कम रखा था फासला और आहिस्ता आहिस्ता फासला ज़्यादा किया था, और ये देखें ये हाइट में इसके केक है। ठीक है, देन आई पुट हिम बैक ऑन माई राइट हैंड, फिर मैंने दोबारा सीधे हाथ पे रखा। दिस टाइम आई लेंथनड द स्ट्रिंग, लेंथनड का मतलब लंबा कर दिया, मैंने इस दफ़ा रस्सी को थोड़ा लंबा कर दिया। आई मेड इट अबाउट 6 इंचज़ लॉन्ग, अब पहले 3 था, अब मैंने 6 इंच लंबा कर दिया। विद सुपर्ब बैलेंस, बहुत ही शानदार बैलेंस करते हुए, द विलियम वॉकड स्टेप बाय स्टेप अलॉन्ग द स्ट्रिंग अंटिल ही रीच द केक, विलियम जो है वो कदम ब कदम चलते हुए स्ट्रिंग पे चला और आखिरकार वो केक तक पहुंच गया। ही वॉज रिवॉर्डेड विद अनदर निबल, तो मैंने उसको इसको इनाम में एक और चखने दिया। Quite soon, William was walking a 24-inch tightrope with rather tight string, और rather tight string। तो बहुत जल्दी ही विलियम चल रहा था तकरीबन 24 इंच यानी 2 फुट लंबी रस्सी या धागा, फ्रॉम वन हैंड टू द अदर टू रीच द केक, मेरे एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ केक तक पहुंचने के लिए। ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ ट्रिमेंडसली, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहा था। आई वॉज केयरफुल टू होल्ड द स्ट्रिंग नियर द कारपेट, मैं इस बात का मैंने बहुत ध्यान रखा हुआ था कि मैंने अपने हाथ कारपेट से करीब रखे हुए थे, कारपेट से बहुत ऊंचा नहीं किया हुआ थे हाथ को। सो दैट इफ़ ही डिड लूज बैलेंस, कि अगर वो बैलेंस लूज कर भी जाए, अगर वो नीचे गिरे भी, ही वुडंट हैव फार टू फॉल, कि उसको बहुत दूर नहीं गिरना पड़ेगा, मतलब बहुत दूर नहीं गिरेगा वो और उसको कोई चोट वोट नहीं लगेगी। बट ही नेवर फेल, लेकिन वो कभी गिरा ही नहीं। विलियम वॉज ऑब्वियसली अ नेचुरल एक्रोबैट, विलियम जो है वो कुदरती तौर पर एक एक्रोबैट था, एक ऐसा शख्स या ऐसी जानवर जो कि करतब दिखा सकता हो। अ ग्रेट टाइट रोप वॉकिंग माउस, और बड़ा ही बहुत ही शानदार, बहुत ही अजीम किस्म का ये टाइट रोप वॉकिंग माउस साबित हो रहा था। अच्छा जी, नाउ इट वॉज मैरीज टर्न, अब मैरी की बारी थी। आई पुट विलियम ऑन द कार्पेट बिसाइड मी एंड रिवॉर्डेड हिम विद सम एक्स्ट्रा क्रम्स एंड अ करंट, तो मैंने जो है वो विलियम को जो है वो कारपेट पे अपने बराबर में रख लिया और उसको जो है वो इनाम के तौर पे दिया कुछ एक्स्ट्रा क्रम्स, कुछ भोरे जो थे ब्रेड के या केक के, और एक करंट भी, जो कि केक करंट केक था ना, यानी उसके अंदर छोटे छोटे से ड्राइड बेरीज थी, तो वो अंदर से कोई बेरी निकली होगी ड्राइड बेरी, तो वो मीठी मीठी सी जो होती है, तो वो भी मैंने इसको दिया इनाम के तौर पे। देन आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द सेम रूटीन, फिर मैंने दोबारा वही सेम रूटीन, सेम काम, सेम शुरू कर दिया, किसके साथ? ऑल ओवर अगेन विद मैरी, दोबारा से शुरू किया मैरी के साथ। ठीक है, वही अमल जैसे कि मैंने शुरू से उसके साथ किया था, विलियम के साथ। माई ब्लाइंडिंग एम्बिशन, you see, my dream of dreams was to become one day the owner of a white mouse circus। मेरा मेरा ऐसा इरादा था, मेरा ऐसा ख्वाब था, मेरा ऐसा ब्लाइंडिंग एम्बिशन था। ब्लाइंडिंग कहते हैं अंधा कर देने वाला, यानी जब उसके बाद आपको कुछ और ना दिख रहा हो, बस आप एक ही चीज़ के पीछे अंधाधुंध भागते चले जाएं। तो मेरा एक ऐसा ख्वाब था कि काश मैं ऐसा कर सकूं कि यू सी, आप देखें, आप समझते हैं, आप तो समझ सकते हैं ना, आप देखें जनाब, क्या था मेरा ऐसा ख्वाब? माई ड्रीम ऑफ ड्रीम, ख्वाबों का ख्वाब, बिल्कुल ऐसा ख्वाब कि बस जो कि मेरी अल्टीमेट ज़बरदस्त, बस मेरी अल्टीमेट विश जिसको कहते हैं ना, वो था। वो क्या था? वॉज टू बिकम वन डे, कि एक दिन मैं ऐसा कर सकूं, द ओनर ऑफ अ वाइट माउस सर्कस, कि मैं सफ़ेद चूहों के सर्कस का मालिक बन जाऊं। आई वुड हैव अ स्मॉल स्टेज, मेरे पास एक छोटा सा स्टेज हो विद रेड कर्टन्स, जिस पे कि लाल पर्दे डले हुए हों, इन फ्रंट ऑफ उसके सामने। एंड व्हेन द कर्टन्स वर ड्रॉन अपार्ट, और जब वो पर्दे खुलें, the audience would see my world famous performing mice walking on tightrope, swinging from trapezes, turning somersaults in the air, bouncing on trampolines, and all the rest of it। तो मैं चाहता हूँ कि काश ऐसा हो सके कि पर्दे खुलें और वो लोग देखें मेरे दुनिया में मशहूर चूहों का की परफॉर्मेंस, जो कि टाइट रोप पे चल रहे हों
ठीक है, ट्रेपीज़िज़ पे स्विंग कर रहे हों और समरसॉल्ट्स कलाबाजियाँ खा रहे हों हवा के अंदर इधर से उधर घूमते हुए और ट्रैम्पोलिन से बाउंस कर रहे हों। अच्छा, ये क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये ट्रैम्पोलिन होता है जिस पे कुछ उछलते हैं, ठीक है, इस तरह के ट्रैम्पोलिन्स हों जिस पे कि चूहे उछल रहे हों, ठीक है। और ये ट्रपीज़ होते हैं जो हवा में लटके हुए होते हैं, लंबे लंबे बार्स होते हैं जिस पे कि झूल झूल के कलाबाजियाँ खाते हैं एक्रोबैट्स जो मुख्तलिफ सर्कसों के अंदर करतब दिखाते हैं। तो मेरा दिल चाहता है कि काश ये चूहे सब कुछ कर रहे हों और लोग उनको देख रहे हों एंड द रेस्ट ऑफ इट, और उसके अलावा भी बहुत कुछ। आई वुड हैव वाइट माइस राइडिंग ऑन वाइट रैट्स। वाइट रैट्स, अच्छा रैट चूहे को कहते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, माइस चूहे जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ सर्कस बनाऊंगा कि छोटे सफ़ेद चूहे जो हैं बड़े सफ़ेद चूहों के ऊपर सवारी कर रहे हों एंड रैट्स वुड गैलप फ्यूरियसली अराउंड राउंड एंड राउंड द स्टेज। और वो जो चूहे बड़े वाले चूहे होंगे वो बहुत ही बहुत तेज़ी से बहुत बहुत रफ्तार के साथ जो है वो छलांगे मारते हुए भाग रहे होंगे उस स्टेज के चारों तरफ गोल 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 गोल। आई वॉज बिगिनिंग टू पिक्चर माई सेल्फ ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास ऑल ओवर द ग्लोब विद माई फेमस वाइट माउस सर्कस। और मैं शुरू हो गया था अपने आप को सोचना, पिक्चर माई सेल्फ, अपने आप को इमेजिन करना कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास में, यानी जहाज़ की सबसे बेहतरीन टिकट्स के ज़रिए से और सबसे महंगे सीट्स पर बैठ के ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी पूरी दुनिया में मैं घूम रहा हूँ विद माई फेमस वाइट माउस सर्कस, और अपने फेमस वाइट माउस सर्कस के ज़रिए से को साथ लेके जा रहा हूँ मैं, एंड परफॉर्मिंग बिफोर ऑल द क्राउडेड हेड्स ऑफ यूरोप। और जनाब मैं यूरोप जो बर आज़म है उसके जो है वो खूब रश लगा हुआ हो वहाँ पे, और बड़े बड़े वहाँ पे यूरोप के बड़े मशहूर लोग आए हुए हों, उनका रश लगा हुआ हो और मैं उनके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये देखें बीच में से कहानी को इस तरह से छोड़ा जाता है ताकि पढ़ने वाले को अचानक से इंटरेस्ट हो गया, यार ये क्या बात हुई, आगे क्या हुआ था, आगे क्या हुआ था। तो एक्चुअली ऑथर ये चाहता है कि आप आगे पढ़ें, उसके लिए आप जो है वो कहानी लेके आएँ और उसके ज़रिए से फिर देखें कि आगे क्या हुआ था और फिर एंजॉय करें पूरी कहानी को। ठीक है जी, तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी, what reason did the grandmother have for going to Bournemouth? The grandmother was not feeling well. The doctor had advised her to go to Bournemouth. How does that boy describe the hotel? ये आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं, उसने पूरे जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन जवाब अपने अल्फाज में देने की कोशिश कीजिएगा। Why had the grandmother given the boy a pair of white mice? ये भी बात पूरी एग्जैक्टली वहाँ पे लिखी हुई है कि the actual plan of the boy was to go to Norway to spend his holidays, but now he had to go to Bournemouth with his grandmother because she was ill. So as a consolence, as a gift, as a remedy, she had given him the pair of white mice. ठीक है, as a consolation, जैसे कि वहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है, she gave him the mice. What was the first trick the boy taught the mice? The boy taught the mice a trick to make them travel along his sleeves to his neck. Why did the hotel manager get angry when the boy and his grandmother? आप अपनी तरफ से जवाब दे सकते हैं। The hotel manager got angry with the boy and his grandmother because they were carrying mice out of the cage. ठीक है, इसको अपने अल्फाज में बिल्ड कीजिए, इसमें थोड़ा सा अपने तौर पे सोचिए कि और क्या और मज़ीद आप क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। What made the boy confident that he had found a good place to train his mice? अब इसमें दो बातें हुई थी ना, एक तो कमरा खाली था तो और स्क्रीन के पीछे था। So what made the boy confident that he had found a good place to train his mice was, firstly, that the room was not crowded, there was not a soul to be seen in the room, and he was sitting behind a screen, so even if someone popped his head inside to see if someone was there in the room, they would not see the boy training the mice. Secondly, the people who were supposed to be in the room were really nice people, or they were supposed to be really nice people because they were the society who was against the cruelty against children. So that is why the boy was very confident that he has found a good place.
These questions are more difficult. Discuss them first. In what ways was the grandmother a clever and thoughtful lady? The grandmother was a very clever and thoughtful lady. First of all, uh, when she made fun of what the doctor had told her and what the people thought that they could add years to their age when going to Bournemouth, she said, "No, there's this can't be done." So this point shows that she was a clever lady. And secondly, when talking to the manager, the way she behaved and argued with the manager, it proved that she was a very thoughtful and clever lady. What difficulties might you come up against if you were training a mice? आपको क्या मसाइल आएंगे अगर आप किसी चूहे को ट्रेन कर रहे होंगे? वेल, ये तो अब आप अपनी तरफ से लिखें पूरा, इसमें तो इमेजिनेशन का काम है, इसमें मैंने बता दिया तो फिर आप क्या इमेजिन करेंगे? तो आप सोचिए और आप बताइए कि आपको क्या मुश्किलात आएंगी अगर आप चूहे को ट्रेन कर रहे होंगे। आप ये भी यहाँ से भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू कॉन्कर माई फियर ऑफ द माइस। तो यहाँ से बात शुरू की जा सकती है। मैंने एक हिंट दे दिया आपको। एक्सप्लेन व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड, टू whom इट वाज मेड एंड व्हाट इट रेफर्स टू। ये बताइए कि ये बात किससे कही गई, कब कही गई और किस बात क्या की तरफ इशारा कर रही है। इट्स टॉमी रॉड, इसके बारे में बताइए किसने कहा, किससे कहा और किस बारे में बात की। और ये तो बच्चों वाला सवाल है तो आप खुद कीजिए, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो कि मुझे समझानी पड़े। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक इज़ मेंट बाय ईच स्टेटमेंट, आपके ख्याल से इसका क्या मतलब है? डिक्शनरी से देख के हम वैसे ही बात कर सकते हैं। पीछे मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, इनमें से हर एक को अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। ठीक है। यू मे डिस्कस ईच वन इन क्लास, अब चाहें तो दूसरों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड अदर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया। अब आप ये है मुश्किल काम, ये भी मैं चाहता हूँ आप खुद करें कि इसी जुमले को किसी और लफ्ज़ से कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, इसी बात को किसी और अंदाज से, किसी और अल्फाज में अगर आप अदा करना चाहें तो कैसे अदा करेंगे। ये है मज़ेदार काम। तो लेट्स सी कि आप ये कैसे करते हैं। हर बच्चे का अलग जवाब हो सकता है, इसका कोई एक जवाब नहीं है। ठीक है। तो आप कोशिश करें, अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।